स्वागत है दोस्तों आप सबका। तो हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और कुछ रिवीजन हम करेंगे आज। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस सीपीसीबी की बात करें तो जो साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए हैं, इसके अलावा हरियाणा के लिए हो, यूजीसी नेट के लिए हो, गेट के लिए हो, सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टेडी स्टेट कंजर्वेटिव सिस्टम पे सवाल है। तो ये वो सवाल है जिसमें एक स्ट्रीम, एक रिवर बह रही है, उसमें कोई गंदा नाला या मान लीजिए कोई इंडस्ट्री का एक नाला है वो आके मिक्स हो जाता है। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे सवाल हम इस टॉपिक में करते हैं। खास बात यह है कि इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, सी एस क्यू एस प्लस सी डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू सी एम क्यू एम। जो छोटा सा आपको नीचे दिख रहा है एस, डब्ल्यू और एम, इनका मतलब समझ लीजिए। एस है हमारा स्ट्रीम यानी कि ओरिजिनल पानी, ओरिजिनल नदी। डब्ल्यू है वेस्ट, जो भी नाला जो भी इंडस्ट्री का आ रहा है। और एम है मिक्सचर। अब इन दोनों के मिक्स होने के बाद पानी कैसा है, क्या होगा, ये आपको देखना है मिक्सचर में। इनपुट आउटपुट के बराबर होता है, जितना देंगे बाहर भी उतना ही आएगा। दूसरी बात है कि सी क्या है सर, तो सी है कंसंट्रेशन और क्यू है फ्लो। अब आते हैं क्वेश्चन पर ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। एक स्ट्रीम फ्लो कर रही है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड पे। तो ये क्यू हो गया इसका, यानी क्यू एस हो गया, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि एक ट्रिब्यूटरी है जो फीडिंग इनटू, इसका फ्लो क्या है, जो ट्रिब्यूटरी है, और ये है 5 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ट्रिब्यूटरी पे बात कर रहा है 5 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब ये कह रहा है द स्ट्रीम्स कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। अब जिसमें क्लोराइड मिला हुआ है गंदे वाले पानी में, उसका जो कंसंट्रेशन है वो 20 मिलीग्राम पर लीटर है। यानी गंदा पानी है डब्ल्यू हमारा, ध्यान रखिएगा, क्लोराइड वाला। तो इसका हमें दे दिया है कि क्या है हमारे पास, सी क्यू, सी डब्ल्यू है, सॉरी 20, सी डब्ल्यू है 20। अब ये कह रहा है कि दट, और जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 40। तो ऐसे आपको क्या है, पहले से चीजें सॉर्ट करनी पड़ेगी, कौन क्या है, कहाँ क्या है। ठीक है, तो अब जब इस सवाल को आपने समझ लिया तो उसके बाद आपको एक डायग्राम बनाने की जरूरत है, नहीं तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इस डायग्राम में आप इधर से स्ट्रीम लाइए। स्ट्रीम का सी एस और क्यू एस सवाल पे दिया हुआ है। देखिए यहां पर भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। स्ट्रीम फ्लो कर रही है, डब्ल्यू है इसका 10, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके आगे लिखा है हैज अ ट्रिब्यूटरी फीडिंग इनटू इट। अब देखिए दूसरी किसी चीज की बात कर रहा है। हिंदी में इसका मतलब क्या है कि इसमें एक ट्रिब्यूटरी, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, तो ये ट्रिब्यूटरी यानी कोई और चीज मिल रही है, यानी ये जो फ्लो है ये इसका तो है नहीं, स्ट्रीम का फ्लो हो गया। उसके बाद आगे कह रहा है कि द स्ट्रीम्स कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब जो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, अपस्ट्रीम ऊपर से नदी आ रही है, तो ध्यान देने वाली बात यह कि ये 20 इस नदी का है। ऐसे आपको सवाल समझना होगा, फिर ये डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम में आपने बना दिया कि स्ट्रीम इधर से आ रही थी, भाई नाला मिल रहा है। अब जो मिक्सचर है उस पे सवाल पूछा है, तो सवाल क्या पूछा है, ट्रीटिंग क्लोराइड एज अ कंजर्वेटिव, मतलब क्लोराइड जो है वो चेंज नहीं कर रहा है अपनी प्रॉपर्टीज को, और कंप्लीट मिक्सचर हो रहा है दोनों स्ट्रीम का। तो बताइए डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको पता होगा, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि अब मिक्सचर के बाद जो पानी आ रहा है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ये है सवाल। तो अब यहां पर ये बात आएगी कि सर इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करते हैं तो सी एस क्यू एस सी डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू सब है। उधर हमें क्या निकालना है, सी एम मिक्सचर का कंसंट्रेशन। तब क्यू एम क्या है, फ्लो तो नहीं दिया है मिक्सचर का। तो देखिए फ्लो सिंपल सी बात है, इधर से 10 आ रहा है, इधर से 5, तो ये 10 और 5 मिलके ही मिक्सचर का क्या होगा, फ्लो। सिंपल इस न्यूमेरिकल को आपने लगाया, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट किया, नीचे है 10 + 5। क्यों, क्योंकि देखिए सी एम का फॉर्मूला क्या होगा, ये अपॉन क्यू एम, समझ रहे हैं आप, और क्यू एम होगा 10 + 5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया। आप अपने से खुद से जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक काम नहीं आने वाला है आपके। दूसरा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, ऑक्सीजन डिमांड। ग्लूकोज है हमारे पास जिसका कंसंट्रेशन मोलैरिटी में दिया है। कह रहे हैं कि ये अच्छी तरीके से 100% पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होके CO2 और वाटर बनाता है। बताओ कितना ऑक्सीजन लगा इस रिएक्शन को करने में। क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब पूछ रहे हैं कि रिएक्शन करने में ऑक्सीजन कितना लगा, तो भाई सबसे पहले तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें। तो ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या जो भी आप कह रहे हैं, तो जब ये ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये CO2 और वाटर ही बनाते हैं। मान लीजिए सवाल में नहीं देता तो भी आपको ये लिखना पड़ता। अब हमने क्या किया, हमने सारे मॉलिक्यूलर मास निकाले। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं आपको पता है,
कार्बन का 12 है, मैंने पहले भी कहा है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। आपको 7 से 8 ऐसे एटम्स के इन मासेस को याद करना पड़ेगा। आप इसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये केमिस्ट्री की चीज है, नहीं तो आप इन्वायरमेंट में फिर परेशान हो जाएंगे। अब इतना याद है अगर, तो ये काम बन जाएगा। इसका आया 180, देखिए कैसे निकला है, पॉज करके आप समझिए। सिक्स सिक्स CO2 और 6H2O तीनों का निकाल दिया। अब 6 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इनका नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब ट्रिक कहां आती है इस फॉर्मूले पर, बस यही ट्रिक है इसकी। ये जो कंसंट्रेशन ग्लूकोज की दी है, ये कैपिटल एम यानी मोलारिटी में दी है, मोलर मास में दी है। अगर इसको मिलीग्राम पर लीटर में नहीं बदला जाएगा तो सवाल जो है उसका जवाब आपको जो ऑप्शंस दिए होंगे उनमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम में होगा और आप उस ऑप्शन को नहीं चूज कर पाएंगे। इसलिए ये एक ट्रिकी फॉर्मूला है जो हमें याद करना पड़ेगा। क्या है ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर कोई कंसंट्रेशन मोलैरिटी में दी हो, कैपिटल एम मोल पर लीटर में, तो उसको मिलीग्राम पर लीटर में आप बदल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। तो हमने क्या किया, मोलैरिटी जो दी थी इसको यहाँ पे डाला 1.67 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हमें पता है ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हम पहले ही कर चुके हैं 180, उसको लिख दिया। 103 फॉर्मूले में पहले से, सॉल्व करिए, आया 301। लेकिन अभी भी सवाल के कुछ पार्ट्स को समझना बाकी है। वो सवाल क्या है? बात हो रही है सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन की, फोकस रखिए सवाल पर। ग्लूकोज है और कितना उसको ऑक्सीडाइज करने में ऑक्सीजन लगा, इन सबसे कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक। तो काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि 180 ग्लूकोज लगता है 192 ऑक्सीजन के लिए। आप सवाल से बस इतना समझिए, ये जो ऊपर रिएक्शन में आपने निकाला है 180 192 ये सब यही है, ठीक है। 180 लगता है ग्लूकोज कितने ऑक्सीजन के लिए? 192। अब आप कहेंगे क्या यूनिट है? तो भाई ग्राम है। 180 ग्राम ग्लूकोज लगता है 192 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। तो ये कह रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन लगा, तो एक ग्लूकोज को खर्च करने में कितना ऑक्सीजन लगता होगा भाई? 192 अपॉन 180। समझ रहे हैं बात? ये कैसा है? ये ऐसा है जैसे एक समोसा 2 रुपए का है भाई, तो 2 समोसे कितने रुपए के होंगे? तो 2 × 2 आप करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ऐसा सब मैथ में। सिंपल से यहां पर भी यही है कि भाई 180 ऑक्सीजन लग रहा है 192 ग्राम को खत्म करने में, तो एक में कितना लगेगा? 192 अपॉन 180, ठीक। ये एक मॉलिक्यूल में लगेगा। और अब ये कह रहे हैं कि भाई कितना कंसंट्रेशन है, कितना मॉलिक्यूल है, तो वो 300 मिलीग्राम पर लीटर है, या 301 है जो आपने अभी ऊपर निकाला। तो 301 को 300 लेके इन्होंने कर दिया है अप्रोक्सीमेट, ताकि आंसर जल्दी आ जाए, और ये 321 है। एमसीक्यू में ऐसा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस रिएक्शन लिखा, सारे मास निकाले, फिर एक ट्रिकी फॉर्मूला था जो मोलैरिटी को मिलीग्राम पर लीटर में बदलता है। फोकस रखा सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन पर, कितना ग्लूकोज कितना ऑक्सीजन, सिर्फ हमारा ध्यान इन चीजों पर है। और आखिर में हमने ये देखा कि 180 ग्लूकोज हमारा जो है वो 180 ग्लूकोज चाहिए होता है हमें 192 ऑक्सीजन के लिए, 1 का निकाला, और उस तरह से हमारा सवाल हो गया। मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए हमें। अगला सवाल है पीएच का। पीएच का ये फॉर्मूला काफी लोगों को पता होगा, पीएच इज इक्वल टू -log H+। H+ है हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करेंगे तो H+ होता है 10⁻⁻pH। और जो H+ और OH- दोनों आयन्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, वो 10⁻⁻14 से ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हो सकते। और सारे सवालों को 25 डिग्री सेल्सियस मान के ही किया जाता है। यानी कि H+ होगा 10⁻⁻7, OH- भी होगा 10⁻⁻7, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के बाद सवाल पे। देखिए कॉन्सेप्ट हो रहा है, सवाल हो रहा है, तो दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है, और ये बेसिक है। कोई भी न्यूमेरिकल इसमें बदल दिया जाए, 4.1 को 6 कर दिया जाए, तो आप उसको कर सकते हैं। अब सवाल पे वापस आए तो कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन, OH आयन ये और H+ आयन ये, इन दोनों की कंसंट्रेशन बताओ। अगर एक टोमेटो जूस है जिसका पीएच है 4.1, तो बहुत सिंपल है। H+ का फॉर्मूला सीधा दिया था, हमने लगाया 10⁻⁻pH, ये आपने 10⁻⁻4.1 किया। अब इसको
लॉग टेबल से आपको निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात? तो अब सीवीटी में वहां पर कैलकुलेटर रहता है, लॉग आपको दिया रहेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन आपने कैसे निकाली? अगर आपको इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है कैसे कर रहे हैं 10⁻⁻⁴.1 को, तो आप कमेंट करिए, हम एक अलग से सिर्फ न्यूमेरिकल के बेसिक का लॉग, एंटी लॉग और इन सब का आपको एक वीडियो डाल सकते हैं। दूसरी बात है, एच प्लस निकलने के बाद ओ एच माइनस निकल सकता है, क्योंकि टोटल होता है 10⁻⁻14। ठीक है, एच प्लस और ओ एच माइनस को मिला के 10⁻⁻14 से ज्यादा सॉल्यूशन में आयन नहीं हो सकते। तो हमने क्या किया, इसको और इसको ये ऐसे फॉर्मूले में हमने डिवाइड किया, क्योंकि यहां देखिए डिवाइड है, माइनस नहीं करिएगा गलती से। ये देखिए कैसे दिया है, मल्टीप्लाई करके। तो एच प्लस को नीचे ले गए, यहां पे ले गए एच प्लस को, और 10⁻⁻14 से डिवाइड किया, तो डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। यूनिट मोल पर लीटर होगी। यूनिट हमेशा क्या होगी? मोल पर लीटर। एक नया तरह का सवाल है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा टॉक्सिक है। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। तो आप पॉज करके पहले सोच लीजिए क्या जवाब है। मैं आपको जो जवाब बताऊंगा, इस पार्ट का आंसर होगा ए। क्यों होगा ए? देखिए, LD50 होती है लीथल डोज 50%, यानी कुल जो केमिकल आपका लीथल है, आपको मार सकता है, जो भी कर सकता है, एक्यूट पॉइजनिंग, क्रॉनिक पॉइजनिंग, उसका 50% डोज देने की स्थिति को कहते हैं LD50। ये एक कर्व है जो कि LD50 इस तरफ है, और परसेंट मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर उधर दे रहा है, और मिलीग्राम पर केजी में ये LD50 है। तो कह रहा है ए मटेरियल है एक, या केमिकल है, बी एक अलग केमिकल है, दोनों में कौन ज्यादा आपका टॉक्सिक है? सीधी सी बात है, ए है। कैसे पता लगा सर? ए का कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए, ये 100 है, 100 के आगे मान लीजिए 120 है, तो 120 मिलीग्राम पर केजी। जैसे ही LD50 वैल्यू आई, केमिकल ए ने मॉर्टेलिटी देना शुरू कर दिया, और आप देखिए केमिकल ए लोगों को मार चुका है, उसके बाद केमिकल बी मारना शुरू कर रहा है। तो ये सिंपल सी बात है। मुझे लगता है प्लॉट काफी लोगों को आता होगा। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। यहां पर आंसर होगा केमिकल सी। क्यों? क्योंकि सी का ग्राफ देखिए आप, ए से पहले स्टार्ट हो रहा है, यानी ए कहीं इस यहाँ की कोई वैल्यू पर, 4 पर या 5 पर ही डोज देने पर ही मॉर्टेलिटी देना शुरू कर देता है, जबकि केमिकल सी काफी लेट देता है। ठीक है, और इस तरह से हमने एक नया तरह का सवाल किया है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वाटर कैसे देता है, इसको एक अलग टॉपिक है, इसको हम समझ रहे हैं। होता क्या है कि जो वाटर है हमारा, उसकी जो ये बॉन्डिंग है, ये 104.45 डिग्री, यानी 105 डिग्री के लगभग होता है। जो इसका शेप है हमारा, इसका और इसकी एंगल की वजह से ये ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करता है। कैसे? देखिए समझिए, मान लीजिए एक बॉल है, आपको यहां पर, आप गोल्फ खेल रहे हैं, आपको यहां पर डालनी है। अगर आप हल्का सा पुश करेंगे तो ये जाके वापस आ जाएगी, बहुत ज्यादा पुश करेंगे तो बाहर भाग जाएगी। आप बिल्कुल एब्सोल्यूट डालेंगे तभी ये यहां पर जाएगी। गोल्फ का गेम भी ऐसे ही है, गोल्फ का। आप दूसरा एग्जांपल ने, एक आपको गिटार बजाना है, तो गिटार जब अच्छी म्यूजिक जो देता है वो एक स्पेसिफिक नोट पे देता है। अगर आप उस नोट पे नहीं बजाएंगे तो वो म्यूजिक नहीं, वो नॉइज हो जाएगा। यही काम यहां भी होता है। होता क्या है, जो हमारे एटम्स हैं वाटर के, CO2 के, जो भी गैसेस हैं हमारी एटमॉस्फेयर में या ऊपर की लेयर्स में, होता क्या है, इनकी बॉन्डिंग, जो इनमें बॉन्ड है, वो बॉन्ड आपको जो लगता है दूर से, वो स्टेबल या स्थिर नहीं होती है। ये मूव करती रहती हैं, आगे पीछे आगे पीछे, एक पोजीशन पर ही रहती हैं, लेकिन ये वाइब्रेट होती रहती हैं, जैसे मोबाइल हमारा वाइब्रेट करता है। अब इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, जो आकाश में फोटॉन है, यानी एनर्जी पैकेट्स है, वो लगातार आते हैं इंफ्रारेड के साथ या इंफ्रारेड के रूप में, और इन मॉलिक्यूल्स को, जो कि गैसेस के फॉर्म में है, इन पे ये अटैक करते रहते हैं, यानी बॉम्बार्डमेंट करते रहते हैं। अब होता क्या है, इन फोटॉन या इन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में जो उस एटम के साथ रेजोनेट कर जाएं, यानी एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके वाइब्रेशन में एक रेजोनेंस एनर्जी है। उस एनर्जी को जो मैच कर लेता है फोटॉन, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। सबको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे आपकी दोस्ती सबके साथ नहीं हो सकती, ऐसे ही इन मॉलिक्यूल्स की भी दोस्ती सिर्फ उन्हीं फोटॉन्स के साथ होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी इनके वाइब्रेशनल बेंडिंग के साथ मैच कर जाए। अब जो मैच कर जाता है उसको ये ग्रहण कर लेते हैं, उसको ये ले लेते हैं। होता क्या है, उसको ये ले लेते हैं यानी एनर्जी ले लेते हैं।
तो ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेते हैं तो ये ज्यादा गर्म होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि देखिए, जो इनको पैकेट इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, तो वो यहाँ पर ये ले लेते हैं। लेकिन जो ज्यादा फास्ट हैं, जो क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं, अब ये एक समय पर 5 ही मॉलिक्यूल ले सकता है, आ गए 12, तो ये जो बाकी बचे हुए 7 मॉलिक्यूल हैं उनको ग्रहण करते हैं, तो इनमें हीटिंग इंस्टेंस हो जाता है, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन गर्मी, या आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से ये जो फोटोन है, जो फोटोन इसने लिए, और ये क्यों लिए, ये प्रोसेस हम समझ चुके हैं। एक बीओडी का न्यूमेरिकल करते हैं। बीओडी का न्यूमेरिकल बहुत हिट फेवरेट है, तो थोड़ा सा अलग सवाल है। 10 ml का हमारे पास सीवेज है। सीवेज मतलब कि हमारे पास एक सीवेज वाटर है। 300 ml की बॉटल होती है, सबको पता है। इनिशियल डीओ उसका निकाला, डिजॉल्व ऑक्सीजन तो 9 mg पर लीटर है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कह रहे हैं कि हमें जो है टेस्ट को अच्छे से करना है, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये जरूरी है कि जो डीओ आप पहले दिन डीओ रखते हैं, फिर 5 दिन के लिए इंक्यूबेटर में रखते हैं, ताकि माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस पे अपना खाना पीना शुरू करते हैं, और उसी बेसिस पर कि कितना माइक्रोब ने खाया, हमें पता लगता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट कितना था। 5 दिन बाद वो खा के, खाना वाना खा के हमें बताते हैं कि लो भाई इतना है। ठीक है, तो माइक्रोब्स की मदद से हम बीओडी टेस्ट करते हैं। अब इन्होंने हमें 2 शर्त दी। पहली शर्त ये दी कि देखो भाई, पहले दिन और 5वें दिन जो गिरावट आनी चाहिए, यानी डीओ चेंज, डीओ क्या होता है, चेंज होता है। डीओ क्या होगा आपका, कम होगा। क्यों डीओ कम होगा? क्योंकि माइक्रोब्स खाना चालू करेंगे तो आपके डीओ कम होगा। अब उस वजह से क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि 2 mg पर लीटर से ज्यादा का हो सकता है चेंज, लेकिन इससे कम का नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए ये कह रहे हैं कि ऐसा है, इनिशियल डीओ 10 था, तो अब कम से कम 8 तो होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो 7 हो, नहीं तो 6 हो, इससे कब, क्योंकि फिर टेस्ट माने ही नहीं रखेगा। भाई माइक्रोब्स खा रहे हैं आपके कंटेंट को वाटर के, ये कैसे पता लगेगा? अगर डीओ में चेंज होगा तो ये कह रहे हैं इस टेस्ट को अच्छा करने के लिए कम से कम 2 का चेंज होना चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, मान लेते तुम्हारी बात। इसके बाद ये कहते हैं एक और शर्त है, फाइनल डीओ जो होगा वो भी कम से कम 2 आना चाहिए। मतलब मान लो 100 था, तो 100 से डीओ गिर के कितना आना चाहिए, 2। और जो चेंज आना चाहिए वो भी आना चाहिए कम से कम 2। हमने कहा बड़ा मुश्किल है। अब हमने इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, तो ये फॉर्मूला है, BOD5 इज इक्वल टू डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल अपॉन डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना होता है, जितना सैंपल है। अब सैंपल था 10 ml, बोतल है 300 की, तो आप बाकी में क्या करोगे, पानी मिलाओगे, इसको डिसॉल्व करोगे, यही है डाइल्यूशन फैक्टर। तो 10/300 क्या हो गया डाइल्यूशन फैक्टर। अब जो इनकी पहली शर्त थी कि कम से कम 2 का अंतर रखना, उस शर्त के बेसिस पर पहला फॉर्मूला लगाया। हमें डीओ इनिशियल नहीं पता है, डीओ फाइनल मान लीजिए नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये कह रहे हैं ऐसा है भाई, दोनों का अंतर कम से कम 2 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों का अंतर 2 रख दिया। नीचे क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर 10/300। तो ये आ गया इनिशियल, कि हमारा इनिशियल बीओडी 60 आना ही आना चाहिए, 60 से कम नहीं आना चाहिए। देखिए एरो इस तरफ है, अब इस बात को समझिए, बीओडी बड़ा है, यानी 60 जो है हमारी, ये क्या है, 60 हमारी मिनिमम वैल्यू है। समझ रहे हैं आप, इस बात को समझिए, यानी 60 तो कम से कम आना चाहिए, इसीलिए मैं इस शब्द को बोल रहा हूं। दूसरी इनकी कंडीशन क्या है, अब आपने मिनिमम निकाल लिया, अब आएगा ये इनिशियल डीओ 9 का इस्तेमाल। अब दूसरा फॉर्मूला लगाया, बीओडी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो बीओडी मैक्सिमम के लिए डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, इनिशियल 9 दिया है, फाइनल के लिए इन्होंने खुद से शर्त बताई कि कम से कम डीओ आपका कितना आना चाहिए, फाइनल 2। तो हमने साहब 2 रख लिया। 9 - 2/10/300, ये डाइल्यूशन फैक्टर है, आ गया 210। अब आप 210 में साइन देखिए, 210 की तरफ है, यानी 210 जो है उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जबकि यहां बीओडी बड़ा था, यानी बीओडी 60 से बड़ा हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये यहां पर बीओडी और यहां पर 60 आता है इनिशियल, फाइनल आता है 210, यानी 60 से लेके 210 तक आपकी वैल्यूज बीओडी की आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, हो सकता है समझ में ना आया हो, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
सीएफसी पे बात करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका हमेशा आ जाता है एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम किसका ज़्यादा है किसका कम। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इस टेबल को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो पीएफसी होती हैं पर फ्लोरोकार्बन उनका सबसे ज़्यादा है 50,000 10,000। तो ऑप्शन में ईयर नहीं आता है, बस ये आता है कि पीएफसी, एचएफसी, एचसीएफसी और सीएफसी में कौन ज़्यादा लाइफ टाइम वाला है। तो ध्यान रखना है पीएफसी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल इसमें आता है क्या, कि अगर सीएफसी 12 दिया है तो कार्बन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल है आप बता सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, जो फॉर्मूले में ये नंबर लिखा है ना उसमें 90 को जोड़ दो, 90 हमेशा याद रखो, ठीक है। सीएफसी एचसीएफसी जो भी हो, इनका जो सीएफसी में किसी का भी फॉर्मूला है तो सीएफसी के लिए क्या है कि 90 को इस 12 में ऐड कर दिया, कितना आया 102। अब 102 में 3 नंबर होंगे, थ्री डिजिट का ही आएगा, ठीक है, 4 डिजिट का ही आएगा। तो आपको क्या करना है, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्या होगा, फ्लोरीन। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि 3 डिजिट का ही आएगा। अगर आप मैक्सिमम ये देख लें, ये है सी एफ सी 113, तो 113 को आप 90 में जोड़ दो, ठीक है। जो भी आएगा उसका पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्या होगा, फ्लोरीन। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पे भी देख लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में भी आता है सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है। तो अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको कहीं नहीं जाना, एक आपको देखना है SF6, ये देखिए हमारा आपको दिख रहा है। दूसरा आपको दिख रहा होगा CFC12 और CFC11 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 1 है, क्योंकि यही हमारा रेफरेंस है, इसी से सबको कंपेयर करके इसको बनाया गया, ठीक है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। एनुअल एंथ्रोपोजेनिक यानी इंसानों के द्वारा वार्षिक जो एमिशन है वो कितना है, 27,000 मेट्रिक टन CO2 प्लस पर ईयर, ठीक है। मीथेन का कितना है, 370। और ये कह रहे हैं कि भाई जो एमटी है वो मिलियन मेट्रिक टन है ना। अब ये कह रहे हैं कि कंपेयर करिए इन तीन गैसेस का 100 टाइम का होरिजन और इनको इक्विवेलेंट CO2 एमिशंस में बताइए। यानी देखिए अब ये अलग अलग है गैसेस का, CO2 का, मीथेन का, N2O का। अब आपको क्या करना है, इन सबको CO2 से कंपेयर करने के लिए CO2 इक्विवेलेंट करना है। तो क्या किया हमने, यहाँ जो टेबल है 100 ईयर की, ये देखी, इनका जो भी GWP था उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ये जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशन दिया इससे। होगा क्या, इससे ये सारे CO2 के इक्विवेलेंट में बदल जाएंगे। देखिए अगर आपको कंपेयर करना है तो आप क्लास में फर्स्ट रैंक वाले से अपने नंबर को कंपेयर करेंगे कि नहीं। ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कौन गैस कितनी ज्यादा कम कर रही है, उसके लिए हमने CO2 जो एक गैस है उसको बनाया है रेफरेंस। तो इस सवाल में भी क्या किया जा रहा है, सबको CO2 के इक्विवेलेंट EQ लिखा है ना, चेंज किया जा रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे CO2 के आगे EQ नहीं लिखा है सर, क्योंकि CO2 खुद ही कंपैरिजन कर रहा है इसलिए EQ नहीं लिखा। बाकी हर गैस के आगे क्या लिखा, EQ। अब क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया, क्योंकि सवाल में दिया था टोटल इक्विवेलेंट निकालो, तो इन तीनों को जोड़ दिया, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सवाल था। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है सर, तो देखिए जैसे जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, इस सवाल में दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल दिया है। तो N2O का 100 साल का आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, 296 या 298, अभी हो गया है अपडेट। इसका मतलब है कि नाइट्रस ऑक्साइड के जो एमिशन है वो कितने हैं, तो वो है 298 मिलियन टन ऑफ CO2, यानी 298 मिलियन टन गुना कार्बन डाइऑक्साइड के। आप सोच के देखिए ये 298 वैल्यू का मतलब कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा वाइड है। तो ये कुछ रैंडम सवाल हम कर रहे थे। इसके बाद से हम क्या करेंगे कि यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज चीजों को आगे लेकर। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है आईपीसीसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, खाली लास्ट हम ये करके आगे बढ़ते हैं। तो 3 वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप 1, 2 और 3, तीनों के अलग अलग काम है। और इसको बनाया था UNEP और WMO ने 1988 में। तो ये पहला ग्रुप क्या करता है, फिजिकल साइंसेस। जो ग्रुप 2 है वो हमारा सोशियो इकोनॉमिक और नेचुरल सिस्टम, क्लाइमेट चेंज पे काम करता है। 3 काम करता है मिटिगेशन पे, रोके कैसे, ठीक है। तो यही हम सेशन को एंड करते हैं। आप कमेंट में बताइए कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ाया जा सकता है जो इम्पोर्टेंट हैं, और इंस्टा पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।